प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एथिक्स में संकल्प की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ विल की बात करेंगे। संकल्प की स्वतंत्रता नैतिक निर्णयों का मूल आधार है। जब हम नैतिकता की बात करते हैं या किसी नैतिक निर्णय को किसी व्यक्ति के आचरण के संबंध में प्रकट करते हैं, तो एक आवश्यक पूर्व मान्यता या प्री कंडीशन या हम कहें कि पहले से एक शर्त होती है, और वो शर्त है संकल्प की स्वतंत्रता। तो नैतिकता की आवश्यक पूर्व मान्यता के रूप में भी संकल्प की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ विल को जाना जाता है। अब फ्रीडम ऑफ विल की बात जो है, आप यदि नीति शास्त्र की परिभाषा को पुनः याद करें तो आपको ध्यान आएगा कि नीति शास्त्र में मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। मनुष्य का आचरण जो है वो उसके ऐच्छिक कर्मों के को नियमित रूप से जिस तरह से मनुष्य संपादित करता है, अपने दैनिक व्यवहार में उतारता है, उसी से उसका आचरण, कंडक्ट या चरित्र या कैरेक्टर बनता है। तो इस प्रकार से जब हम किसी मनुष्य के लिए कहते हैं कि वो अच्छा है, हम कहते हैं कि नहीं, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, वह उसका यह कर्म जो है वो निंदनीय है, उसका यह कर्म प्रशंसनीय है, तो उसके मूल में जो एक आवश्यक शर्त होती है वो होती है संकल्प की स्वतंत्रता। तो मनुष्य को नैतिक कर्ता या मॉरल एजेंट कहने से पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति के पास संकल्प की स्वतंत्रता हो। अब प्रश्न उठता है, संकल्प की स्वतंत्रता क्या है? तो मनुष्य के पास अपने कर्म को इच्छा अनुसार करने या न करने की स्वतंत्रता संकल्प की स्वतंत्रता है। यानी मनुष्य जो है उसको अपनी इच्छा को एक्सरसाइज करने की, कि वो अच्छा चुने या बुरा चुने, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि यह मनुष्य अच्छा है या यह बुरा है। यानी कि हम नैतिक दृष्टि से किसी मनुष्य को उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल तभी कह सकते हैं जब उसके पास संकल्प की स्वतंत्रता हो। तो आपने इस स्लाइड के माध्यम से संकल्प की स्वतंत्रता क्या होती है इसे समझा। अब संकल्प की स्वतंत्रता के मूल में भी कुछ कंडीशंस या शर्तें हैं। जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि इसने यह कर्म जो है वो गलत किया है, अनैतिक किया है, तो यह दोषी है। किसी को दोषी ठहराने से पहले यह आवश्यक है कि इन परिस्थितियों पर विचार किया जाए कि क्या मनुष्य वाकई अपने कर्म को संपादित करने में या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में स्वतंत्र था अथवा नहीं। तो सबसे पहली आवश्यकता है कर्म करने की क्षमता। किसी मनुष्य को जो है उसके ऐच्छिक कर्म के लिए हम उत्तरदायी तभी ठहरा सकते हैं जब वो मनुष्य उस कर्म को करने के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम हो। यदि हम किसी व्यक्ति को कोई चित्र या कोई मार्गदर्शन के संबंध में समझा रहे हैं और थोड़ी देर बाद उस घटना का उस व्यक्ति के प्रॉपर तरह से या पूरी तरह से न समझने पर दुष्परिणाम उत्पन्न हो जाता है, नहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, यानी संभव है जैसे किसी व्यक्ति में सुनने की क्षमता जो है वो दोषपूर्ण हो, वो सुन नहीं सकता हो और हमें लगा हो कि उसने हमने तो उसे कह दिया, पर वस्तुतः उसके उस नहीं सुनने के दोष के कारण जो उसका शारीरिक दोष है कोई दुर्घटना घट जाती है। तो यहाँ पर आप व्यक्ति को क्या जिम्मेदार कहेंगे? हम जिम्मेदार उसी परिस्थिति में कह सकते हैं जब व्यक्ति में उस कर्म को करने की पूरी क्षमता हो। पर यदि किसी प्रकार की शारीरिक दक्षता की कमी है तो व्यक्ति को दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से एक बहुत सरल उदाहरण है कि कोई डूब रहा है और यदि पास में नदी के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप उसको जाकर नहीं कह सकते कि भाई तेरी गलती है, तूने इसे बचाया क्यों नहीं। सबसे पहले हमें इस संभावना का पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति तैरना जानता है अथवा नहीं। तो कर्म करने की क्षमता जो है किसी भी व्यक्ति के ऐच्छिक कर्म के मूल्यांकन के लिए बहुत आवश्यक है। तो संकल्प की स्वतंत्रता के साथ ये एक शर्त है कि किसी व्यक्ति को उसके संकल्प के स्वतंत्र होने के लिए तभी जो है उत्तरदायी माना जा सकता है जब उसमें कर्म करने की क्षमता हो। दूसरा होता है ज्ञान या उद्देश्य, यानी घटना के संबंध में जो है पूरी जानकारी और उस घटना का पर्पस या प्रयोजन पता होना भी उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तभी हम उसे उस कर्म के लिए उत्तरदायी कह सकते हैं। जैसे कि
कोई व्यक्ति किसी ऐसी, एक उदाहरण के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं कि किसी ऐसी जगह जाता है जहां दोषपूर्ण सामग्री का, खाद्य सामग्री का वितरण हो रहा है, और उस खाद्य सामग्री को ग्रहण करने से वहां जिन्होंने भी, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने उसे ले लिया और उसे खा लिया और वो बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा? अब इस संबंध में दो तरह के विकल्प हैं। यदि व्यक्ति जानता है कि खाने की सामग्री जो है वो खराब थी, खाने की सामग्री में कुछ ऐसी चीजें थी जो स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं थी, यदि उसकी जानकारी में है, यदि उसका जो है लक्ष्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, और उसकी जानकारी में ये चीज है, तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो ऐसी इस प्रकार की खाद्य सामग्री का वितरण रोक देता। फिर भी यदि उसने नहीं रोका तो निश्चित रूप से वो दोषपूर्ण है। पर यदि किसी को जानकारी इसकी नहीं है और इस तरह की सामग्री का वितरण उसके माध्यम से हो जाता है, तो हम व्यक्ति को दोषपूर्ण नहीं कहेंगे। तो इसलिए किसी भी कार्य के संबंध में पूरी जानकारी होना और उसके उद्देश्य या प्रयोजन का पता होना भी कर्म संकल्प की स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक शर्त है। तीसरी संकल्प की स्वतंत्रता की शर्त है विकल्पों की उपस्थिति। संकल्प की स्वतंत्रता का अर्थ ही है कि मनुष्य उस कर्म को करने या नहीं करने के लिए स्वतंत्र है। यानी मनुष्य के पास चुनाव की, कर्म के विकल्पों की या चुनाव की जो है वो स्वतंत्रता है। यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाए, एक ही विकल्प दिया जाए, उसके पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, तो ऐसी दृष्टि में भी हम उसे जो है उसके संकल्प को स्वतंत्र नहीं मान सकते। जैसे आप ये कहें कि किसी व्यक्ति को जो है इस तरह से, मतलब उससे बलात् जो है कोई काम करा लिया जाए, कि भयवश जो है जिसमें से वो उस भय से अपने आप को निकालने में सक्षम नहीं हो पाया, तो फिर उसको दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से संकल्प की स्वतंत्रता की ये तीन अनिवार्य शर्तें हैं। कर्म करने की क्षमता, किसी कर्म के विषय में जानकारी और उद्देश्य का पता होना, और विकल्पों की उपस्थिति संकल्प की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। संकल्प की स्वतंत्रता के संबंध में नियतत्ववाद और अनियतत्ववाद का प्रश्न भी उठता है। नियतत्ववाद का जो सिद्धांत है, यानी किसी चीज का नियत होना। अब कोई चीज नियत कैसे होगी? जब वो कारण कार्य सिद्धांत के अनुकूल होगी। यानी हमें पता है यह कारण है, तो इससे अनिवार्य रूप से यह घटना घटेगी। अनियतत्ववाद का सिद्धांत इससे बिल्कुल विपरीत है। इसको आकस्मिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी घटना में कोई जो है नियमन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई उसका एक निश्चित क्रम नहीं है, वो कैसे भी कभी भी आकस्मिक रूप से घट सकती है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत भौतिक जगत पर ही लागू होते हैं, मनुष्य के व्यवहार पर भी लागू होते हैं। जब हम समाज में किसी व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, तो हम कहते हैं यह व्यक्ति बड़ा अनुशासित है, यह व्यक्ति ईमानदार है, यह व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि हमने उसके जो पहले की आदतें हैं, उसने जिस तरह की अपनी इच्छाओं को एक्सरसाइज करके मूर्त रूप दिया है, या उस व्यक्ति के जिस तरह के अभिप्राय या इंटेंशंस रहे हैं, हम उसकी आदतों और चरित्र के बारे में वाकिफ होते हैं, तो हम उसके संबंध में निर्णय दे देते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा करेगा। और समाज में ये देखा जाता है कि आपको एक अच्छे चरित्र होने का लाभ भी दिया जाता है। यहाँ तक कि कानून में भी जब दंड सुनाया जाता है, तो दंड को तय करते समय भी पीछे मूल में अच्छे चरित्र का ध्यान रखा जाता है। और किसी व्यक्ति का ये दूसरा या तीसरा दंड अपराध होता है, तो उसके संबंध में कानूनी प्रक्रिया में भी ढिलाई नहीं बरती जाती। तो कारण कार्य का सिद्धांत ये कहता है कि पहले से मनुष्य के जिस रूप में उसने अपने अच्छे कर्मों को संपादित किया है, जिस रूप में उसकी इच्छाएं समाज में मूर्त रूप या फलित होती हुई देखी जाती हैं, उससे उसके कार्य का अनुमान लगाया जाता है कि वह व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा या बुरा कार्य करेगा। तो यह सिद्धांत नैतिकता के क्षेत्र में नियतत्ववाद या डिटर्मिनिज्म थ्योरी कही जाती है। इसके विपरीत एक दूसरा सिद्धांत जो अनियतत्ववाद का या आकस्मिकता का सिद्धांत है, वो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ कर सकता है। तो यह सिद्धांत जो है आकस्मिकता का सिद्धांत है। पर हम देखते हैं जब हम समाज में रहते हैं, तो मनुष्य का जो चरित्र है वो एक बहुत बड़ी जो है चीज होती है, और उसी उसको भी जो है
समाज में अपना जो एक रेपुटेशन होता है, अपनी सच्चरित्रता होती है, उसके अनुकूल आचरण करने के प्रति वह संवेदनशील होता है। तो नैतिकता के संबंध में जब ये प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य की संकल्प की स्वतंत्रता उसको नियतत्ववाद के नजदीक माना जा सकता है या अनियतत्ववाद के, तो यहाँ पुनः एक तर्क उठता है कि जब मनुष्य संकल्प के लिए स्वतंत्र है तो फिर इसमें नियतत्ववाद कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ये तो अनियतत्ववाद है। परंतु यदि अनियतत्ववाद को स्वीकार करते हैं तो तर्क ये उठता है कि इस तरह से जो समाज में किसी के साथ भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब हम सामाजिक जीवन जीते हैं तो परस्पर एक दूसरे के विश्वास पर, हमारा जो एक सामाजिक चरित्र निर्मित होता है समाज में, जो हमारी रेपुटेशन होती है मोरालिटी को लेकर, उसी के आधार पर व्यवहार होते हैं। तो विचारकों ने ऐसा माना है कि ऐसा नहीं है। नियतत्ववाद का सिद्धांत बिल्कुल ये कह रहा है कि मनुष्य के संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है। यह तो सिर्फ ये कह रहा है कि कोई मनुष्य किसी कार्य को संपादित करता है, उसके मूल में कारण होते हैं। तो यदि व्यक्ति की इच्छा, आदतें, उसके अभिप्राय को हम पहले से जान लेते हैं तो हम उसके कार्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो नियतत्ववाद में और संकल्प की स्वतंत्रता में कोई जो है विरोध नहीं है। एक और सिद्धांत है देववाद या भाग्यवाद। कई बार ऐसे कहते हैं कि देव ने ऐसा करा दिया, प्रारब्ध ने ऐसा करा दिया, यानी ऐसा करना या किसी का जैसे कोई जुर्म करना, अपराध करना जो है, ये कहें कि आपके हाथ में लिखा हुआ था, ये प्रारब्ध था। तो इस तरह का सिद्धांत भी संकल्प की स्वतंत्रता के जो सिद्धांत है उसके साथ विरोध रखता है। क्योंकि संकल्प की स्वतंत्रता ये कहती है कि मनुष्य पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्र होता है, उस पर किसी ईश्वरीय शक्ति, दबाव, बाह्य दबाव, प्रलोभन या कोई पुराने संस्कार, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। मनुष्य बिल्कुल अपने स्वतंत्र विवेक से अपने लिए अच्छे और बुरे कर्म में से चयन करता है। तो इस प्रकार देववाद और भाग्यवाद का सिद्धांत भी संकल्प की स्वतंत्रता के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आज हमने संकल्प की स्वतंत्रता के बारे में जाना। आपके लिए आज दो अभ्यास प्रश्न है। संकल्प की स्वतंत्रता को समझाइए, और दूसरा है क्या मनुष्य के कर्म आकस्मिक और अनिर्धारित होते हैं, इसे समझाइए। धन्यवाद।